नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th की कविता संध्या के बाद के बारे में पढ़ेंगे, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म था 1900 में अल्मोड़ा कोसानी गांव में हुआ था और ये एक प्रगतिवादी कवि रह चुके हैं अपने समय के, बहुत बड़े। संध्या के बाद ये जो कविता है ये ग्राम्य संकलन से ली गई है और ग्राम्य संग्रह का मूल स्वर जो था वो ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करना था। और संध्या के बाद शीर्षक कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। इसमें कवि संध्या होने के बाद के, संध्या आप लोग जानते हैं यानी शाम होने के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण ये कविता यहाँ करती है। तो हम बिना किसी देरी के सबसे पहले इस कविता की ओर बढ़ेंगे और कविता की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस कविता को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पहले से ही मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम इस कविता की ओर बढ़ते हैं और कविता है संध्या के बाद। पहला पद पढ़ने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इसकी प्रसंग व्याख्या भी बताऊंगी। प्रसंग आप लोगों को पता ही है कैसे लिखना होता है, विशेषता लिखनी होती है और साथ ही साथ हमें इस कविता का जो पद है इसके अर्थ मालूम होने चाहिए, इसके शब्दों के अर्थ मालूम होने चाहिए, तभी हम इस पद को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला पद कुछ इस प्रकार है। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। यानी सबसे पहले प्रसंग यही है कि जो आप लोग लिखते आए हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता संध्या के बाद से अवतरित है। इसमें कवि संध्या होने के बाद ग्रामीण वातावरण के प्राकृतिक दृश्य का चित्रांकन करता है। यह हमारा हो जाएगा प्रसंग। अब इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस पद में जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी है, इस कविता में उन्होंने जो संध्या है, जो शाम का समय है, उस संध्या को पक्षी के समान उसे बताया है कि पक्षी के रूप में यह चित्रित किया गया है कि सिमटा पंख सांझ की लाली, कि जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों को समेट कर उड़ जाता है उसी प्रकार ये संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर अपनी लाली, यानी शाम का समय काफी लाल लाल होता है क्योंकि उस समय सूरज जो है ढल रहा होता है तो वो लाल होता है, काफी लालिमा उसमें छाई हुई होती है। तो अपनी लाली के साथ यानी अपने जो संध्या की पहचान है अपने लालपन के साथ जा बैठी अब तरु शिखरों पर। और अब वो तरु शिखरों पर यानी जो शाम का समय है, जैसे जैसे ऐसे ऐसे वो बढ़ता जा रहा है और रात करीब आती जा रही है, वैसे वैसे जो संध्या है वो पेड़ों की ऊंचियों पर, सबसे ऊंची शिखरों पर, सबसे ऊंचे तरुओं पर जाकर वो संध्या जो है वहां बैठ रही है, विराजित हो रही है। ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ताम्रपर्ण यहाँ कहा गया है, ताम्रपर्ण का अर्थ है तांबे की तरह लाल रंग के पत्ते। ताम्रपर्ण यानी तांबा, तांबे के पत्ते पीपल से। शतमुख, शतमुख का अर्थ है यहाँ सैकड़ों मुंह। झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, और यहाँ स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरी, निर्झर अर्थात झरने। और यहाँ कहा गया आगे चल के कवि कहते हैं कि तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान, कि तांबे का रंग कैसा होता है, पीला सुनहरा, कि तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। यानी झरनों के जल पर पीला प्रकाश पड़ रहा है। यानी अब संध्या का समय हो चुका है तो सूरज की किरणें जो है पीली पीली बहुत ज्यादा ब्राइट हो चुकी हैं और वो झरनों पे पड़ रही है, तो उनका प्रकाश जो है पीला हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। और आगे ज्योति यानी प्रकाश, स्तंभ यानी खंबा। अब यहाँ सा आ गया ज्योति स्तंभ सा, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, तुलना की जा रही है कि ज्योति स्तंभ सा सरिता अर्थात नदी, धस सरिता में सूर्य क्षितिज, क्षितिज जिसे कहा जाता है जब धरती और आकाश एक हो जाते हैं, जब मिल जाते हैं उसको क्षितिज कहा जाता है, पर होता ओझल, ओझल अर्थात गायब। आगे चल के सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि क्षितिज पर छिपता सूर्य नदी में प्रतिबिंबित होता प्रकाश का खंबा सा
जान पड़ता है। यानी जब क्षितिज, धरती और आकाश एक हो रहे हैं तो वहां पर हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो नदी में पड़ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है उस नदी में एक गोल खंबा दिखाई दे रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बृहज्जीव विश्लथ केचुलसा। बृहज्जीव यानी टेढ़ा अजगर, विश्लथ अर्थात थका हुआ सा, केचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल। यहाँ चितकबरा कहा जाता है कि जैसे आप शेर देखते हैं, शेर के ऊपर धारियां होती है, निशान होते हैं, तो उसको चितकबरा कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जो पंत जी है वो यही कह रहे हैं कि बृहज्जीवा विश्लत केचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल। और गंगा के जल को चितकबरा बताते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो कोई बड़ा सा अजगर जो है थका हुआ लेटा हुआ है। यानी उसके ऊपर जो संध्या की किरणें हैं वो पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा है कोई चितकबरा सा जो अजगर है लेटा हुआ है और वो काफी थका हुआ है। धूप छां के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित। धूप छांव यानी जहाँ पे धूप और छांव इकट्ठी पड़ रही है, कि रंग की रेती यानी काली भूरी नदी के तट की जो रेती है वो धूप छांव के रंग की है। धूप छांव कैसी होती है? काली और सफेद, जैसा उस पर रोशनी पड़ रही है, जैसा उस पर प्रकाश पड़ रहा है। कि नदी तट की रेती धूप छांव के रंग की है। अनिल, अनिल अर्थात वायु, उर्मियों अर्थात किरणों से सर्पांकित, सर्प सा अंकित, सर्पांकित अर्थात सर्प सा अंकित, कि धूप छांव जैसी वो जो रेत है वो लग रही है, वह हवा के चलने पर सर्प की सी आकृति ले लेती है। अनिल अर्थात वायु और किरणें, उर्मियों अर्थात किरणें, और उसके ऊपर जब हवा चलती है और हवा का प्रभाव पड़ता है तो वो सांप की तरह आकृति ले लेती है। नील लहरियों में लोडित, लोडित अर्थात मथित यानी बुंधी हुई, गुथी हुई। नील लहरियों में लोडित पीला जल रजत जलत से बिंबित। रजत अर्थात चांदी यानी सफेद, जलद अर्थात बादल, बिंबित अर्थात परछाई, कि नदी के नीले जल पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़कर उसे पीला बना देता है। नदी का जल कैसा होता है? नीले रंग का, लेकिन जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो नदी का पानी जो है पीला दिखाई देने लगता है, उसे पीला बना देता है, तथा उस पर बादलों की सफेदी पड़ रही है। यानी सूर्य की किरणों से वो पीला प्रतीत हो रहा है, नीला पानी, और बादल जो है ऊपर आकाश में वो सफेद उसमें पड़ रहे हैं। सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पाश में बधे समुज्ज्वल। सिकता अर्थात बालू रेत, यहाँ रेत की किस्म बताई गई है। सलील अर्थात यहाँ पानी, स्नेह की सिकता सलील, सिकता अर्थात यहाँ बात की गई है बालू रेत, सलील अर्थात पानी, समीर अर्थात हवा, सदा से स्नेह पाश में, स्नेह पाश यानी प्रेम के बंधन में। और आगे पंत जी कह रहे हैं कि रेत, पानी तथा हवा सदा से आपस में प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। कि सिकता सलील समीर सदा से, कि सिकता यानी रेत, पानी और हवा सदा से प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। अनिल पिघलकर सलील सलील, अनिल अर्थात हवा। इस समय दृश्य को देखकर ऐसे लगता है कि हवा पिघलकर, अनिल पिघलकर सलील सलील, कि हवा पिघलकर पानी बनती है, और सलील जो गति द्रव खो बन गया लपोवल, लवोपल यानी बर्फ, और पानी अपनी गति को खोकर छोटे छोटे बर्फ के ओले बन जाते हैं। इस तरह प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये पहला पद भी बहुत आसान था। अगर आप इसको समझ जाते हैं, इसके मतलब को समझ जाते हैं, इसके कठिन शब्दों के अर्थ समझ जाते हैं, तो आप कभी भी इसके भावार्थ को नहीं भूलेंगे। तो आशा है पहला पद आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। और इसकी विशेषता है कि संध्याकालीन प्रकृति का मनोहारी चित्रण यहाँ किया गया है। संध्या को पक्षी के रूप में चित्रित किया गया, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अनेक स्थलों पर उपमा अलंकार का प्रयोग है, जैसे ज्योति स्तंभ सा, केंचुल सा। आपको पता उपमा का मतलब होता है तुलना करना, और तत्सम शब्दावली यहाँ पे प्रयोग की गई है। तो आइए अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। अब यहाँ जो प्रसंग आप लोग लिख ही लेंगे, पहले पद में मैं बता ही चुकी हूँ। यहाँ जो कवि है वो संध्या के समय में मंदिरों में होने वाली आरती की जो तैयारियां शुरू होती हैं उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। कि शाम के समय, संध्या के समय ईश्वर को याद करने का टाइम होता है, तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि शंख घंट बजते मंदिर में, कि वहाँ शंख और घंटे बजने लगते हैं।
कहाँ? मंदिरों में। लहरों में होता लय कंपन, और लहरों में, नदियों की लहरों में लय कंपन यानी आवाज का कांपना, और इन शंखों और घंटों की आवाजों से नदी के जल में की लहरों में कंपन होना शुरू हो जाता है। दीप शिखासा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता निरांजन। दीप शिखासा यानी दीप के शिखरों के समान ज्वलित कलश, जो कलश है, जो जिसको हम ऊपरी भाग कहेंगे घड़े का, नभ में यानी आकाश में उठकर करता निरांजन। निरांजन अर्थात आरती। कि मंदिर का कलश भी सूर्य की लालिमा के प्रभाव स्वरूप दीपक की लौ की भांति आकाश में ऊपर उठकर आरती करते जान पड़ता है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मग्न, और नदी के किनारे पर बूढ़ी विधवा स्त्रियां बगलों के समान प्रतीत होती है। यानी आरती के समय जो बूढ़ी स्त्रियां हैं वो नदी के किनारे ऐसे प्रतीत हो रही हैं कि वो बगलों के समान, बगुला जो है पक्षी है उसके समान वो वृद्धाएं जो है खड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं। विधवाएं जब ध्यान में मग्न, और जो विधवा स्त्रियां हैं वे जब तप में मग्न रहती हैं क्योंकि उनके दिल में जो है दुख है। मंथर धारा में बहता, मंथर धार धीमी गति में बहता, जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, और जिनके अंदर का जो दुख है धीमी धारा में बहता है, जो अदृश्य है, उनके अंदर गति अंतर रोदन, रोदन यानी रोना, दुख, और उनके अंदर जो है हृदय रोता रहता है। उनके मन की पीड़ा नदी की धीमी धारा के समान बह रही है। उनके हृदय का दुख बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित। तमस अर्थात अंधकार, कि दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, कि जब आकाश में, दूर आकाश में पक्षी जो है उड़ते हुए नजर आते हैं और एक रेखा तैयार कर लेते हैं, तो वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे वो पंक्ति अंधकार की रेखाएं हैं, वो अंधकार को प्रकट कर रही हैं। सोन खगों की पांति, और खग अर्थात पक्षी, सोन चिड़िया भी जिसे कहते हैं, कि सोन खगों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। आर्द्र यानी बहुत कानों को चुभने वाली आवाज, ध्वनि, ध्वनि अर्थात आवाज, कि सोन खगों की पांति, और पक्षियों की जो एक पंगत है, जो पक्षियों का झुंड है, वो आर्द्र ध्वनि अपनी चीख भरी आवाज से नीरव नभ यानी संपूर्ण आकाश को करती मुखरित, और पूरे आकाश में चहचहाहट से शांत आकाश में गुंजार करती चली जाती है। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गौरज, किरणों की बादल सी जलकर, और स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गौरज यानी जब जो गाय हैं, संध्या के समय जब गाय घरों की ओर लौटती हैं तो उनके खुरों से धूल उड़ती है, यह सूर्य के प्रकाश से सुनहरी हो जाती है। सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर, और ऐसा लगता है कि बादल की किरणें जल गई है जब आकाश में पक्षियों के कंठ का तेज स्वर गूंजता है। यानी यह बात की जा रही है कि सनन तीर सा जाता नभ में, सनन तीर सा यानी जब ज्योतित पंखों कंठों का स्वर, और जब आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का कंठ तेज स्वर में गूंजता है तो वह आकाश में तीर के समान सनन करते हैं। जैसे तीर जाता है ना, सुम, बहुत तेजी से निकल रहा आपके कान के पास से, तो ऐसे इन पक्षियों का जो सनन, जो आवाज है वो तीर के समान प्रतीत होती है। दूसरा पद भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताया, साथ ही साथ आपको व्याख्या दी है। अब इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। इसकी विशेषता भी वही है कि सजीव चित्रण किया गया है संध्याकालीन प्रकृति का। मंदिर के नदी तट के तथा आकाश में उड़ते पक्षियों का सजीव अंकन किया गया है। अनेक स्थलों पर उपमा अलंकार है, जैसे दीप शिखासा, बगुलों सी, स्वर्ण चूर्ण सी आदि। तत्सम शब्द बहुल खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो आइए अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पद कुछ इस प्रकार है। तीसरा पद पढ़ने जा रही हूँ। लौटे खग गाय घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत चलत डग घर। अब यहाँ पे जो सुमित्रा नंदन पंत जी है वो यही कह रहे हैं कि संध्या के समय पक्षी और गाय लौटे, खग, खग यानी पक्षी, गाय की जो पक्षी है, जो गाय हैं, वो सब अपने घर की ओर लौट रहे हैं। लौटे कृषक, और किसान भी जो है लौट चुके हैं। श्रांत शलत डग पर, और श्रांत शलत यानी थके हुए कदमों से, डग अर्थात कदमों से घर, धर, और थके हुए कदमों से किसान भी अपने घर लौट गए हैं। यानी
जो पशु हैं वो भी अपने घर लौट चुके हैं और संध्या होते ही, और जो इंसान है वो भी संध्या होते ही अपने घर की ओर थके हुए, किसान जो है सारा दिन परिश्रम करके थक चुका है और अब वो थके कदमों से घर लौट रहा है। छिपे ग्रहों में म्लान चराचर छाया भी हो गई अगोचर। और अब वो घर लौटकर अपने अपने घरों में घुसकर छिप गए हैं। म्लान यानी फीके चराचर, यानी फीका हो गया शाम का समय। सुबह होती है पॉजिटिविटी, काम करना है, मेहनत करनी है, शाम होते होते सब थक जाते हैं। तो यहाँ पर भी छिपे ग्रहों में मलान चराचर और संध्या होते ही सब अपने घर की ओर लौट गए हैं। छाया भी हो गई अगोचर, अब तो उनकी छाया भी अदृश्य हो गई है, कहीं दिखाई नहीं। अगोचर था अदृश्य हो जाना, कि अब उनकी परछाई तक कहीं नजर नहीं आ रही है। लौट पैंठ से व्यापारी भी, और जो व्यापारी है, पैंठ यानी अपने काम से भी व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर। और अब व्यापारी भी जो काम करने गए थे वो भी अब नाव पर बैठकर उस पार नाव पर और अपने घर की ओर नाव पे बैठकर जा रहे हैं। ऊंटों घोड़ों के संग बैठे, जो ऊंटों और जो घोड़े हैं संग बैठे हैं खाली बोरों पर हुक्का भर। और ऊंट और घोड़ों के संग वो बैठे हुए हैं और खाली बोरों पर वो बैठकर हुक्का पी रहे हैं। जाड़ों की सूनी द्वाभा में, जाड़ों यानी सर्दियों की सूनी द्वाभा, द्वाभा यानी दो तरह का मौसम है। दोपहर दोहरी चमक यानी संध्या का प्रकाश, जिसमें दिन और रात होकर मिलते हैं। तो जाड़ों की सूनी द्वाभा में यानी जाड़ों के समय का जो संध्या का समय है, झूल रही निशी छाया गहरी, और रात झूला झूल रही है और वो गहराती जा रही है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, और निष्प्रभ यानी बिना चमक के सब दुख में खोए हुए हैं, सब खोते जा रहे हैं, यानी अंधकार होता जा रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। खेत बाग गृह तरु तट लहरी, और सब कुछ इस अंधकार में डूबता चला जा रहा है, चाहे वो खेत हो, बाग हो, घर हो, पेड़ हो, तट हो या लहरें क्यों ना हो। बिरहा गाते गाड़ी वाले, और गाड़ी से लौटने वाले जो लोग हैं वो बिरहा यानी बिरहा का गीत गाते हुए आ रहे हैं। भूक भूक कर लड़ते कुक्कर, और भौंक भौंक कर जो कुत्ते हैं रास्ते में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हुआ हुआ करते सियार, और जो सियार है, जो जंगली कुत्ते भी जिन्हें कहा जाता है, वो हुआ हुआ करते हुए देते विष्ण यानी निष्ण निशी बेला को स्वर, और वो रात की गहराती निराशा को, दुख को, ऐसे लग रहा है वो हुआ हुआ करके अपनी स्वर में उसको पुकार रहे हैं कि अब रात हो चुकी है, अब वो अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। तो तीसरा पद भी बहुत आसान था, इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। कवि ने पशु पक्षियों के साथ साथ मनुष्य को भी घरों की ओर लौटते हुए दिखाया है। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। भूख भूख तथा हुआ हुआ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। माली की मड़ई से उठ नभ के नीचे नभसी धुमाली। अब यहाँ सांझ का समय, संध्या का समय हो चुका है, और संध्या के समय होते ही जो गांव के माली है, माली की मड़ई से उठ, मड़ई यहाँ कहा गया है उसकी कच्ची झोपड़ी को, उसके कच्चे घर को, कि जो गांव का माली है उसके कच्चे घर से नभ के नीचे, आकाश के नीचे नभसी धुमाली, और नभसी धुमाली यानी धुआं उठने लगता है आकाश के नीचे से। क्यों उठ रहा है? कि शायद उसके घर में खाना पकाने के लिए आग जलाई जा रही है। तो संध्या होते ही जो माली का कच्चा मकान है उसमें आकाश के नीचे से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली, और यह धुआं जो है मंद पवन में तिरती और हल्की हल्की हवा में ये तैरती हुई नजर आती है, और कैसी प्रतीत होती है कि ये धुएं की लकीर हवा में ऐसे तैरती जान पड़ती है जैसे नीली रेशम की सी हल्की जाली, और नीले रंग की जो रेशम की हल्की जाली वो हवा में उड़ रही हो। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, और इसी समय संध्या के समय गांव कस्बे के दुकानदार रोशनी के लिए बत्ती जला देते हैं। मौन मंद आभा में हिम की ऊँघ रही लंबी अंधियारी। मौन मंद आभा में यानी संध्या का समय हो चुका है और गांव में इतना प्रकाश नहीं है, तो मौन मंद आभा में यानी काफी शांति भरे माहौल में इसका प्रकाश बहुत धीमा है, और हिम की ऊँघ रही लंबी अंधियारी, और सर्दी की रात में हिम की ऊँघ यानी हिम यानी रात, ठंड की रात की, सर्दी की रात में लौ ऊँघती जान पड़ती है। लो ऊँघती यानी कि जो वो है हल्की हल्की बुझने को
तैयार है, वो लौ पूरी तरीके से नहीं जल रही है। धुआं अधिक देती है, टीन की ढबरी कम करती उजियाला। और जो टीन की ढबरी में प्रकाश करने के लिए उसमें बत्ती जलाई गई है, वो धुआं अधिक दे रही है और कम करती उजियाला, यानी रोशनी कम दे रही है। मन से कड़ अवसाद शांति, और मन से कड़ और अपने मन से ही अवसाद यानी दुख जो है बनाकर आंखों के आगे बुनती जाला, और अपने ही मन के अंदर दुख आंखों के सामने जाला बुनता सा प्रतीत होता है। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, और आगे चल के यह एक छोटी सी बस्ती है और इसमें लेन देन की बातें करना व्यर्थ है। दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने, और यहाँ ग्राहक ना के बराबर है, आज भी बहुत सीमित है। दीपक की लौ के मंडल के इर्द गिर्द ही दुख सुख जो है मंडराते रहते हैं। तो यह पद भी बहुत आसान था। इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर भी वातावरण, जो संध्याकालीन वातावरण है, उसका सजीव चित्रण किया गया है। कई स्थलों पर उपमा अलंकार है, नभसी धुमाली, रेशम की सी हल्की जाली, अनुप्रास अलंकार, माली की मड़ई, मौन मंद, सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग है। तो आशा है संपूर्ण जो कविता है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।